नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MSc 12 भारतीय कहानी टोबा टेक्सी कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलते हैं परिचय की ओर। मध्यकाल में अरबी फारसी मुख्य भाषाएं थीं और साहित्य पर भी इनका प्रभाव पड़ा। अरबी फारसी से उर्दू भाषा बनी और यह धीरे धीरे तत्कालीन भाषाओं में प्रमुख भाषा बन गई। अतः उर्दू कहानी भारत की मिलीजुली संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सआदत हसन मंटो उर्दू के महान कथाकार है। मंटो की देश के विभाजन को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानियाँ आज भी पाठकों के रोंगटे खड़ी कर देती हैं। टोबा टेक्सी उर्दू के साथ संपूर्ण भारतीय साहित्य की एक ऐसी ही अविस्मरणीय कहानी है जिसे पढ़कर रोना भी आता है। टोबा टेक्सी अतः बिशन सिंह की मृत्यु शहीदों के स्वप्न की मृत्यु थी। मंटो की यह कहानी अपनी गहरी संवेदनशीलता और विचार प्रवणता के कारण आज भी प्रासंगिक है। सआदत हसन मंटो और उनका लेखन। सआदत हसन मंटो का जन्म 11 मई 1912 को समराला में हुआ था। वे उर्दू लेखक थे जो अपनी लघु कथाओं बू खोल दो, ठंडा गोश्त और चर्चित टोबा टेक सिंह के लिए प्रसिद्ध हुए। कहानीकार होने के साथ साथ वे फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। 43 वर्ष के अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने 22 लघु कथा संग्रह, एक उपन्यास, रेडियो नाटक के 5 संग्रह, रचनाओं के 3 संग्रह और व्यक्तिगत रेखाचित्र के 2 संग्रह प्रकाशित किए। कहानियों में अश्लीलता के आरोप की वजह में मंटो को 6 बार अदालत जाना पड़ा था, जिसमें से 3 बार पाकिस्तान बनने से पहले और 3 बार बनने के बाद, लेकिन एक भी बार मामला साबित नहीं हो पाया। इनके कुछ कार्य का दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। नंदिता दास द्वारा बनाई गई मंटो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत एक बॉलीवुड फिल्म है जो मंटो के जीवन पर आधारित है। उनकी कुछ अन्य पुस्तकें इस प्रकार हैं: मंटो के अफसाने, धुआं, लज्जत ए संग, स्याह हाशिए, बादशाह का खात्मा, खाली बोलते, लाउडस्पीकर, याजिद, पर्दे के पीछे, सड़क के किनारे, बगैर इजाज़त, बुर्के, शैतान, काली सलवार आदि। मंटो अपने वक्त के खोखलेपन और विसंगतियों को बखूबी पहचानते थे, तभी तो वो कहते थे, मुझ में जो बुराइयां है दरअसल वो इस युग की बुराइयां है। मेरे लिखने में कोई कमी नहीं। जिस कमी को मेरी कमी बताया जाता है वो मौजूदा व्यवस्था की कमी है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि मंटो अपने वक्त से आगे के लेखक थे, लेकिन पूछिए तो मंटो बिल्कुल अपने वक्त के सही कहानीकार थे। उनकी अहमियत को बस बाजी तरीके से पहचानना और मान देना अब शुरू किया गया है। इसकी वजह है उनकी कहानी के वो विषय जो उस दौर में मौजूद तो थे, लेकिन अब आकर कहीं ज़्यादा प्रासंगिक लगने लगे हैं। औरत मर्द के रिश्ते, दंगे और भारत पाकिस्तान का बंटवारा जैसा मसले एक अलग ही अंदाज में उनकी कहानियों में मौजूद होते हैं। कथा वस्तु, पाठ और विश्लेषण। मंटो की कहानी टोबा टेक्सी भारत के विभाजन की त्रासदी के इर्द गिर्द घूमती है। मंटो ने विभाजन के दुख को अभिव्यक्त करने के लिए पागलों को कहानी का चरित्र बनाया है। कहानी का कथा 1950 में के आसपास का है और कहानी का घटनास्थल लाहौर का एक पागल खाना है। देश के 2 हिस्सों में बंटने से लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए हैं। दोनों देशों में बेघर हुए लोगों की भीड़ लग गई। विभाजन से पहले संपन्न लोग भोजन के लिए भी दूसरे पर आश्रित हो गए थे। उन पर शरणार्थी का उपाय लग गया। इन शब्दों में विस्थापित हुए लोगों को
अपार पीड़ा पहुंचाई गई होगी। विभाजन को तर्कपूर्ण मानने वाले को इससे सुकून मिल जाना चाहिए था, लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि नकारात्मक मानसिकता रखने वाले शांति से घृणा करते हैं। मंटो ने ऐसा ही मानसिकता वालों की पहचान करने के क्रम में इस कहानी का ताना बाना रचा है। इस कहानी का केंद्र बिंदु यह है कि स्वस्थ और सामान्य लोग अपने अपने चुने हुए राष्ट्र के नागरिक हो गए, लेकिन पागलों को यह मौका नहीं दिया गया। लेखक ने विभाजन की इस विडंबना को इस कहानी का विषय बनाया है। मंटो ने इस कहानी को परंपरागत किस्सा शैली में लिखा है। दोनों देशों की सरकारों ने पागलों की अदला बदली करने पर विचार किया। सभी पागलों को दोनों देशों में पहुंचा दिया गया, लेकिन असली कहानी इसके बाद है। मंटो ने पागलों के बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर होने वाले बातों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। इस कहानी को पढ़ते हुए बीच बीच में राही मासूम रजा के प्रसिद्ध उपन्यास आधा गांव की याद आती है। कुछ लोग प्रसंग बिल्कुल मिलते जुलते से है, लेकिन एक जैसे नहीं है। मंटो ने लिखा है कि वे पागल जिनका दिमाग पूरी तरह विकृत नहीं हुआ था, इस बखेड़े में गिरफ्तार थे कि वे पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान का कहाँ है? अगर पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे? पागलों की विदेश न छोड़ने की अलग अलग वजह भीतर तक छू जाती है। इस कहानी को टोबा टेक्सी नामक एक गांव के रहने वाले सिख युवक विशन सिंह से बल मिलता है। लोग विशन सिंह को उसके गांव के नाम पर टोबा टेक्सी ही पुकारने लगते हैं। मंटो ने उसका परिचय देते हुए बताया है कि 15 सालों में वह सोया नहीं है। शारीरिक दिक्कतों के बाद भी वह वही व्यवहार करता रहता है, हर समय अनर्गल बातें बोलता रहता है। आगे उसके चरित्र को और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कुछ बारीक बातों की ओर इशारा किया है। वह नहाया भी नहीं था, जिससे से उसकी शक्ल भयानक हो गई थी, मगर आदमी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागलखाने के पुराने मुलाजिम इतना जानते थे कि टोबा टेक्सी में उसकी बहुत ज़मीन थी। अच्छा था, पिता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागलखाने में दाखिला करा गए। पहले महीने में एक बार मुलाकात के लिए आते थे, पर पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ होने पर उनका आना जाना बंद हो गया। किसी के न मिलने आने से वह दिन महीने साल भी भूल गया था, पर कई बार वह दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और बालों में तेल डालकर कंघा करता। अपने वह कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा कर पहनता, सज कर मिलने वाले के पास जाता। वे उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या उलट सीधा बोलता। मंटो ने पागल जीवन की एक बड़ी विडंबना की और संकेत किया है। 15 वर्ष में विशन सिंह की इकलौती बेटी रूप कौर बहुत छोटी थी। 15 वर्षों में वह युवा हो गई थी। जब छोटी थी तब पिता को देखकर रोती थी, और जब समझदार हुई तो पागलखाने में पिता को देखकर रोती थी। युवावस्था में पिता की दुर्दशा पर रोना स्थिति की मार्मिकता को दिखाता है। पागलखाने में भारत पाकिस्तान की चर्चा के बीच विशन सिंह की बस एक ही चिंता है, एक ही प्रश्न है, गांव टोबा टेक्सी पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। लेकिन इस हल्के फुल्के प्रसंग के बाद कहानी वहां पहुंचती है जहां के लिए चली थी। कहानी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। पागलखानों में चल रही अदला बदली के कुछ दिन पहले विशन सिंह का एक मुसलमान मित्र उससे मिलने आता है। विश्लेषण में हम आगे बढ़े उससे पहले यह रेखांकित करते चलते हैं कि यह प्रसंग विभाजन की विभीषिका के बीच मनुष्यता की उपस्थिति का संकेतक है। विभाजन हो चुका है, लेकिन फजल दिन को विशन सिंह की खैरियत की चिंता है। वह हिंदुस्तान जा चुके विशन के वालों के प्रति अपना सम्मान भी प्रेषित करता है, लेकिन विशन सिंह को सिर्फ टोबा टेक्सी याद है। वो फजल दिन से
भी पूछता है, टोबा टेक सिंह कहाँ है। यही प्रश्न कहानी के अंत में आता है। सारे पागलों को गाड़ी में भरकर बॉर्डर पर लाया गया। हिंदुस्तान से लाए पागल पाकिस्तानी अफसरों को और पाकिस्तान के लिए गए पागल हिंदुस्तानी अफसरों को सौंपे जाने लगे। जब विशन सिंह का नंबर आया तो उससे अचित परिचित ने दोहराया। संबंधित अफसर के यह कहने पर कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, विशन सिंह उछलकर बचे हुए साथियों के पास पहुंच गया। वह टोबा टेक सिंह को छोड़कर नहीं जा सकता। वही उसकी मिट्टी है, वही उसका वतन। अफसर उसे समझाने की कोशिश करने लगे। वह दोनों देशों की खाली जगह के बीच में जमकर खड़ा हो जाता है। अफसर भी कुछ देर बाद उसे छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वो एक चीख के साथ जमीन पर गिर जाता है। पागल टोबा टेक सिंह अर्थात विशन सिंह महान भारत के विभाजन को अस्वीकार करता हुआ जमीन के उस हिस्से पर मरा जो नो मेस लैंड था, पर जिस पर किसी देश का दत्ता। मंटो की यह कहानी पाठकों को राष्ट्र के त्रासद विभाजन की व्यर्थता का बोध कराती है। संवाद, भाषा और शैली। इस कहानी में संवाद बहुत कम है। बड़ी बातें भी छोटे छोटे वाक्य में कही गई है। कहानी के अंश मंटो की बोलती हुई भाषा के उदाहरण हैं। इस हास्य और व्यंग्य कहानी की भाषा में शुरू से अंत तक दिखते हैं। बड़ी बात का छोटे छोटे प्रसंगों से जीवन, समाज और राजनीति के रहस्य खोलना मंटो की विशेषता है। उनकी किस्सा कोई लाजवाब है। मंटो की कहानियों में आने वाले ब्यूरो अर्थपूर्ण होते हैं। कथ्य की संघनता मंटो की कहानी की पहचान है। तो इस तरह से हम यहाँ पर टोबा टेक सिंह कहानी को समाप्त करते हैं। इस कहानी का सारांश बहुत ही सरल है। ये भारत और पाकिस्तान विभाजन जो है उस विभीषिका के अंदर है जिसने किया था। उन लोगों की चिंता के बारे में है, क्योंकि उन्हें तो शांति नहीं मिली। और यहाँ पर टोबा टेक सिंह जो है वो विशन सिंह है, जो कि टोबा टेक सिंह जो गांव है वो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है ये पूछता है। और वो पागल हो चुका है, जेल में रहता है, पागल खाना में रहता है। उसके लोग उसे मिलने आते हैं। तो इस तरह से ये कहानी 2 बार 3 बार सुनिए, याद रह जाएगा आपको। तो इस तरह से हम ये कहानी यहाँ पर समाप्त करते हैं और दूसरी कहानी और चलते हैं। अपना अपना कर्ज कहानी, उसका विश्लेषण और मूल्यांकन जानते हैं। तो परिचय सुनते हैं। पंजाबी पत्रकारिता के प्रफुल्लित होने के साथ ही पंजाबी कहानी अस्तित्व में आई। 1920 के बाद पंजाब पत्रों को पढ़ने वाला एक विशाल वर्ग बनने से इसका विकास हुआ। इन पत्रों में प्रीतम, कुलवाड़ी, मौजी, खालसा, समाचार, हंस, पंजाबी दरबार, सारंग, अकाली और रणजीत नगारा प्रमुख थे। इन पत्रों के माध्यम से पहली बार सिख इतिहास और गुरुवाणी के साथ साथ समाज, राजनीति, राष्ट्रीयता, धर्म और संस्कृति के गद्य साहित्य से पंजाबी समाज का परिचय हुआ। ज्ञानी हीरा सिंह दर्द, चरण सिंह सहित ज्ञानी केशर सिंह B.A, मास्टर अभय सिंह, कजलदीन और सिंह इन पत्रों से जुड़े प्रमुख रचनाकार थे। नानक सिंह और गुरबख्श सिंह पितलडी ने भी इन पत्रों के माध्यम से ही साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाई। पंजाबी कहानी के प्रारंभिक रूप आधुनिक पंजाबी साहित्य के पितामह भाई वीर सिंह के लेखन में प्राप्त होते हैं। विद्वान द्वारा स्वतंत्रता पूर्व पंजाबी कहानी को प्रारंभिक युग, दूसरा विकास युग में बांटा जाता है। 1935 से 36 में प्रभात, लिखारी और पंज दरिया तीनों साहित्यिक पात्रों ने पंजाबी कहानी को नवजीवन प्रदान किया। मोहन सिंह वेद, चरण सिंह सहित बलवंत सिंह चतरथ, गुरुमुख सिंह मुसाफिर, हीरा सिंह दर्द, नानक सिंह, गुरबख्श सिंह, करतार सिंह दुग्गल, सुजान सिंह, संत सिंह सेखो, देवेंद्र सत्यार्थी और मोहन सिंह प्रमुख हैं। इन्होंने प्रेम, समाज सुधार, प्रगतिशील विचारों, आदर्श और यथार्थवाद विषयों पर लेखन किया।
पंजाबी कहानी जो साक्षात बोध या अनुभव की प्रमुखता से कहानियों यथार्थ के अधिक निकट है। अमृता प्रीतम का तो प्रेम की अतृप्ति का सुंदर निरूपण करने वाली कहानीकार माना गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, विभाजन की त्रासदी, पुनर्वास की समस्या, महंगाई, चीन और पाकिस्तान से युद्ध इत्यादि समस्याओं से आम जनता त्रस्त थी। वही आज़ादी को लेकर उसके स्वप्न दिवा स्वप्न ही सिद्ध हो रहे हैं। आधुनिकता बोध के कारण मशीनीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण की एक नई दुनिया बसने से समाज में परंपरागत मूल्यों का विघटन, पारिवारिक मूल्यों का टूटना, विज्ञान का वर्चस्व, अकेलापन, व्यथार्थबोध, मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग का एक संघर्षमय समाज अस्तित्व में आया है। हिंदी कहानी में वही पंजाब कहानी भी लगभग आंदोलनवाद और प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है। लेखिका का परिचय। अमृता प्रीतम पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी। पंजाब के गुजरांवाला जिले में पैदा हुई अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी है, जिसमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में थी जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अपने अंतिम दिनों में अमृता प्रीतम को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहले ही अलंकृत किया जा चुका। अमृता प्रीतम का जन्म 1919 में गुजरांवाला पंजाब में हुआ। बचपन बीता लाहौर में, शिक्षा भी वहीं हुई। किशोरावस्था से कविता, कहानी और निबंध लिखना शुरू किया। 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1958 में पंजाब सरकार के भाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत, 1988 में बल्गारिया वेरोवे पुरस्कार और 1982 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार में सम्मानित की जा चुकी है। उन्होंने अपनी पंजाबी कविता आज आंखें बारिश साहनों के लिए बहुत प्रसिद्ध प्राप्त हुई। इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई भयानक घटनाओं का अत्यंत दुखद वर्णन है और ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सराही गई। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उपन्यास 5 बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सिपियाँ। आत्मकथा रसीदी टिकट, कहानी संग्रह, कहानियाँ जो कहानियाँ नहीं, कहानियों के आंगन में हिरी दिकनी, लातिया दी छोकरी, पंच बरा लंबी सड़क, एक शहर दी मौत, तीसरी औरत आदि। संस्मरण, कंचा आंगन, एक थी सारा। उपन्यास में डॉक्टर देव, पिंजर और अहलना, आंसू, एक सिनोही, बुलाबा, बंदरवाजा, रंग दा पता, एक सी अनीता, चक नंबर 6, धरती सागर ते सीपियाँ, दिल्ली दियाँ गलियाँ, एक ते एरियल, जलावतन, यात्री, जेब कतरे, अग दा बूटा, पक्की हवेली, अग दी लकीर, कच्ची सड़क, नहीं जानदा, उन्हा दी कहानी, यह सच है, दूसरी, तेहरवा सूरज, 19 दिन, कोरे कागज, हरदत दा जिंदगी नामा। कविता संग्रह लोकपिंड में जमातू, लामिया बतन, कस्तूरी, सुनहुड़े तथा कागज के कैनवस ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कविता संग्रह सहित कविता संग्रह है। गद्य कृतियाँ अकिर मिची लकीरें, काला गुलाब, अग दियाँ लकीरा, इक्की पतियाँ दा गुलाब, असफरनामा, औरत, एक दृष्टिकोण, एक उदास किताब, अपने अपने 4 वरे, केड़ी, जिंदगी कच्चे अखर, एक हथ मेहंदी, एक हथ छल्ला, मुहब्बतनामा, मेरे काल मुकुट, समकाली, शोक सुरेही, कड़ी धूप दा सफ़र, अज दे काफिर, सभी हिंदी में अनुदित है। अमृता
के साहित्य निज पीड़ा तथा पुरुष प्रधान समाज में नारी व्यवस्था कथा के साथ साथ विश्व पीड़ा के भी दर्शन होते हैं। विश्व समाज और मनुष्य के साथ जुड़े सुख दुख नारी की समस्या उनके साहित्य के प्रमुख विषय है। नारी जाति के प्रवक्ता के रूप में विख्यात अमृता का साहित्य मानवता का साहित्य है। अमृता प्रीतम स्त्री जाति की मजबूरियां, मुश्किलों, व्यवसाय, रुसवाइयों तथा पुरुष प्रधान समाज द्वारा की जाने वाली बेइंसाफियों और जातियों को भली भांति समझा और साहित्य के वर्णन भी किया। इनकी कहानियों के पात्र आधुनिकता, चकाचौंध से दूर दराज गांव की स्त्री पुरुष, हस्तशिल्पी, पहाड़ी कबीलों के लोगों से मिलवाती मानव जीवन के ऊहापोह में जी रहे हैं। विवाहेतर संबंधों के कारण के साथ साथ प्रेम में संपूर्ण समर्पण के भाव भी कहानियों के विषय रहे हैं। विश्व शांति आंदोलन से प्रभावित हो विश्व बंधुत्व की भावना से भी अमृता प्रीतम अनुप्राणित हुई। उर्दू कवियों के साथ साथ गोर्की, ताल्स्टाय, D.H. लॉरेंस, रोमियो रोला, रूसो इत्यादि की जीवनी एक आत्मकथाओं से प्रेरणा ली। अमृता प्रीतम के साहित्यिक पक्ष को उभारने में युद्ध, भूख, काल, स्वतंत्रता संग्राम, प्रेम, प्रकृति इत्यादि तत्वों का मुख्य योगदान है, परंतु उन्होंने इन सभी में नारी की दशा का चित्रण और उसकी सामाजिक स्थिति को केंद्र में रखा है। अमृता प्रीतम के लेखन में पहला पड़ाव सामाजिक चेतना का पड़ाव है, जो 1960 तक निरंतर चलता रहा, और 1960 के बाद का दूसरा पड़ाव व्यक्तिवादी चेतना का पड़ाव है। अमृता ने दोनों में ही अपनी साहित्यिक सूझ में विशेष दिशा प्रदान की है। 1960 के बाद अमृता ने स्वतंत्र भारत में बुद्धिजीवी वर्ग की नई निराशाओं, नई शंकाओं, नए स्वप्न और सपनों के टूटने की खनक को एक नए अंदाज में व्यक्त किया। अमृता प्रीतम की कहानी अपना अपना कर्ज कथानक, अपना अपना कर्ज कहानी देश विभाजन, दुख, दर्द, टीस की पृष्ठभूमि पर उसके पंजाब के दर्द साहित्य समूची मानवता के दर्द की कहानी है। अमृता की विभाजन की त्रासदी को भोगा है, इसलिए विभाजन की विभीषिका उनकी कहानी मार्मिक एवं यथार्थवादी ढंग से व्यक्त हुई है। लेखिका ने अपनी रचना में देश के विभाजन के बाद उजड़कर आए शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या को भी मुख्य रूप से चित्रित किया। अपना कर्ज कहानी विभाजन के बाद विस्थापित हुए लोगों के नए घर बनाने से आरंभ होती है। इन बस्ती में सभी एक दूसरे से अनजाना है। पहचान और परिचय का आरंभ मजदूरों, मिस्त्रियों, मकान बनाने वाले, चौकीदार और चाय बनाने वाले मूर्ति तथा उसके साथ रहने वाली रुक्मणी तथा 2 बरस के बच्चे के की कौन, कहां से, कैसे से होते हैं। मूर्ति के विषय में कोई बहुत अधिक लोग नहीं जान पाए, क्योंकि वह सुबह से शाम तक मजदूरों की छुट्टी होने तक चुपचाप चाय बनाती, स्वयं चूल्हे की आग की तरह ही जलती प्रतीत होती थी। बच्चा मूर्ति का है या उसके साथ वाली रुक्मणी का, इसका किसी को कोई अंदाज नहीं लगता। यह बस्ती शहर से 8 किलोमीटर दूर है। इसमें राजबख्शी भी मकान बना रहा है, जिसके न बच्चे हैं न बीवी। शायद इसलिए मकान की नींव रखने के दिन न हवन किया, न लड्डू बांटे। वह अक्सर मूर्ति से चाय अवश्य पीकर जाता। धीरे धीरे वह मूर्ति से जानता है कि वह भी काफिले के साथ उजड़कर यहाँ पहुँची है और उसके पति को बुलवाइयों ने मार दिया था। राजबख्शी को अजीब कसमकस में डालते हुए मूर्ति बताती है कि वह 2 साल का बच्चा उसका है और दूसरी औरत यानी रुक्मणी उसके बच्चे की माँ। यहाँ से लेखिका ने नारी जीवन के चक्रव्यूह और असमंजस की स्थिति का वर्ग वैषम्य में पुरुष द्वारा नारी का हर स्तर पर दैहिक एवं मानसिक शोषण का चित्र सामने आता है। मूर्ति एक निहायत गरीब परिवार में जन्म लेकर भी सुंदर है। उसकी सुंदरता पर रिझ कर शहर के धनाढ्य भट्टे का मालिक रिझ गया। भट्टे मालिक की यह तीसरी शादी थी। रुक्मणी उसकी दूसरी पत्नी थी और उससे पहले किसी और से। पहली पत्नी को सुंदर न
अदा कर दिया गया। और रुक्मिणी सुंदर थी लेकिन बांझ थी, इसलिए उसकी किसी काम की नहीं थे। पुरुष प्रधान समाज में प्रेम में धोखा खाकर मूर्ति मर्द का बदला मर्द से लेने के लिए भट्टे वाले से शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो गरीब था लेकिन जवान था और उसी से गर्भवती हुई थी। पता चलने पर उसने शादी से इनकार कर दिया। मूर्ति के माँ बाप गरीब जरूर थे, परंतु इतने भी नहीं कि बेटी को बेच देते, लेकिन बेटी के आग्रह पर माँ बाप ने भट्टे से शादी कर दी। भट्टे वाले के मन में बच्चे की लालसा थी। एक मर्द से धोखा खाकर मूर्ति दूसरे मर्द को सबक सिखाने के लिए शादी करती है और पूरी नफरत से इस औलाद को जन्माती है। रुक्मिणी इस बच्चे को पूरे प्यार से पालती है। रुक्मिणी अपने प्यार और पति को मूर्ति से बांटती है। मूर्ति बताती है कि वह बहुत ही अच्छे मन की औरत है। मूर्ति के प्रेमी को संतान उत्पत्ति का पता चलने पर वह उसे ब्लैकमेल करने लगता है। दुखी होकर मूर्ति एक दिन रुक्की के पास सोए बच्चे को उठाकर आत्महत्या के लिए निकल पड़ती है। रुक्मिणी उसकी पूरी कहानी सुन न केवल उसे सांत्वना देती है, उसके साथ खड़ी होती है। उसके प्रेमी को भी झूठ ही कहकर खदेड़ देती है कि भट्टे वालों ने उसको मरवाने का बंदोबस्त किया है। राजबक्सी को मूर्ति के जीवन के बारे में सुनकर अपना कद बोना लगने लगा। वह सोचता है कि वह किसको सहारा देने की सोच रहा है। मूर्ति कहती है कि उसे अगर शादी करनी है तो उसकी रुक्की जैसा मर्द चाहिए, जिसमें दूसरे की भावनाओं को समझने की सूझ हो। संसार संभवतः मनुष्यता के इन्हीं गुणों द्वारा ही परिचालित है। मूर्ति रुक्मिणी की माँ को सबसे ऊपर समझती है। मूर्ति की हकीकत बयां देती है, लेकिन आंचल की छाव में न केवल मूर्ति को आश्रय देने के साथ उसके बच्चे को भी पूरा मातृत्व लुटाया। इसलिए मूर्ति कहती है कि रुको, मेरे बच्चे की माँ है। लेखिका यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन प्रेम विश्व के साथ साथ पूर्ण समर्पण की आधारशिला पर टिका होता है। लेखिका विवाह नाम की इस पवित्र संस्था में औरत पर होने वाले अत्याचारों को दिखाना चाहती है। पुरुष प्रधान समाज में मर्द पैसे के बल पर अपनी कमजोरियों को छिपाकर बार बार विवाह रचता है। वह धन के बल पर औरत को बेजान निर्जीव चीज़ की तरह खरीद देता है। मूर्ति स्पष्ट शब्दों में कहती है कि असल में मर्द ना उसे मिला ना मुझे, लेकिन हमारे समाज में कमियां होने पर भी मर्द है। मूर्ति समाज की इसी धारणा को चुनौती देती हुई कहती है कि क्या सभी विदेशों बंदिशें केवल औरतों के लिए ही है। इसलिए समाज की पारस्परिक व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए पति और पुरुष की नई परिभाषा गढ़ते हुए मूर्ति नारी विमर्श की प्रवक्ता दिखाई देती है। मूर्ति रुको के उपकारों को न तो भूलती है और न ही भूलना चाहती है। भारत पाक विभाजन में दोनों के पति को बलवायु द्वारा मार दिया जाता है। विस्थापित होकर दोनों एक दूसरे का सहारा बनती है। लेखिका ने यहाँ एक मुद्दा यह भी उठाया है कि उजड़ कर आए इन लोगों की अपनी पहचान सो गई है। न केवल मूर्ति और रुको, न केवल राजा बख्शी, बल्कि इस प्रकार के अनेक बेघर शरणार्थी विभाजन की भयावहता में अपना असली घर, रोजगार, परिवार, हैसियत और यहाँ तक कि असली चेहरा भी गवा बैठते हैं। ऐसे विस्थापित चेहरों की एक ही पहचान शरणार्थी की बन जाते। इन सब को जोड़ने में इनका यह दर्द केंद्र में होता है। इसी दर्द से जुड़ा राजबक्सी मूर्ति में अपना भावी जीवन देखता है। आज उसकी जिंदगी शून्य से भरी है, क्योंकि वह भी काफिले के साथ बचते बचाते हिंदुस्तान पहुंचती है। राजबक्सी खोई हुई पहचान और हैसियत से मूर्ति से प्रभावित हो उससे शादी करना चाहता है। मूर्ति भी इस बात को समझाती है कि राजबक्सी उस बस्ती में उसके लिए आता है। मूर्ति भी उसके प्रस्ताव पर स्वीकृत की मुहर लगा देती है।
यह स्वाभाविक है कि दो अधूरे व्यक्तित्व एक दूसरे के पूरक बनने की सोचे। राजबक्सी को उनकी भाभी ने शायद लड़कपन से पहले ही अपने चक्र में फंसा लिया था। अनजाने में हुए इस पाप को प्रायश्चित करने के लिए राजा बक्सी मूर्ति का आश्रय चाहता है, ताकि आगे से भाई उस पर शक न करे। उसने यदि भी होश संभालने के बाद से इस संबंध का समाप्त कर दिया था, परंतु भाई के शक की सुई ज्यों की त्यों थी। राजबक्सी मूर्ति का हाथ थामकर अपने भाई के शक और संदेह को दूर करना चाहता है। मूर्ति से रुकू सहित शादी की स्वीकृति देता है। देता है। इससे कहानी दोनों को अपने अपने कर्ज उतारने की दिशा में अग्रसर करती दिखाई देती है। अपना अपना कर्ज कहानी विभिन्न स्तरों पर मानव मन के अंतर्वृत्तियों की विभिन्न परतों को खोलती है। यह कहानी बताती है कि विभिन्न परिस्थितियों में उलझकर मनुष्य कैसे अलग अलग राह पर चल पड़ता है। वास्तव में यह कहानी बाहरी और भीतरी दो स्तरों पर चलती है। मनुष्य का भीतर संसार बाहरी संसार पर हावी होकर उससे न सोचे गए विषयों पर भी निर्णय करवा लेता है। मनुष्य का कृतज्ञ या कृतघ्न होना, एहसासमंद या एहसास फरामोश होना उसके अंतर्मन से परिचालित होता है। कहानी में मूर्ति और राजबक्सी का कर्ज मानसिक कर्ज है। मूर्ति रुको के निश्चल और सच्चे प्रेम की खातिर उसका खोया अधिकार और सुख दिलाकर एक तरह से मानसिक कर्ज से ही उऋण होना चाहती है। दूसरी तरफ राजबक्सी मूर्ति से ब्याह करके अपने भाई को आश्वस्त करना चाहता है। मानसिक धरातल पर अपने अपने बोझ तले दोनों पात्र कर्ज उतारकर उऋण होकर प्रायश्चित करना चाहते हैं। अपना अपना कर्ज कहानी के सक्रिय पात्र मूर्ति और राजबक्सी को कहानी कहने वाले ने अपना अपना प्रतिनिधि बनाया है। लेखिका ने कहानी में मूर्ति को नारी जाति की दुरावस्थाओं का सटीकता से वर्णन करने वाला अपना प्रतिनिधित्व बनाया है। इससे नारी जीवन के अनछुए पहलू को उद्घाटित किया गया है। पुरुष की मानसिकता को उद्घाटित हुई मूर्ति पुरुष प्रधान समाज पर कटाक्ष करती है। घर की औरत को, पत्नी को केवल असुंदर होने के कारण प्रताड़ित करने से हाड़ मांस की उस नारी की स्थिति मरे जैसे ही होती है। लेखिका ने इस बिंदु को भी रेखांकित किया है। औरत के बच्चे जनने वाली मशीन मात्र नहीं है। अगर वह माँ नहीं बन पाती है तो हो सकता है कि पुरुष में कोई कमजोरी हो, लेकिन पुरुष प्रधान समाज ऐसे विचार चाहता और सारा दोष औरत के सिर मंडकर किसी और से शादी कर लेता है। लेखिका ने मूर्ति और रुको के माध्यम से समाज की नारी को अबला मानने वाली सोच पर करारी चपत लगाई है। लेखिका ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल लैंगिक अंतर ही मर्द को मर्द नहीं बनाता है, बल्कि समाज का, संबंधों का तथा भावनाओं का साहस से, निर्भीकता से, दायित्वपूर्ण ढंग से सम्मान करने वाला व्यक्ति ही मर्द कहलाने का अधिकार है। और कहानी की दोनों स्त्री पात्र रुको और मूर्ति स्त्री होकर भी मर्द है। लेखिका ने देश विभाजन की त्रासदी और पंजाब के विभाजन की पृष्ठभूमि, दंगों का दहशत, सांप्रदायिकता की आग में जलती मानवता को कहानी में चित्रित करने के साथ साथ बेघर हुए शरणार्थियों को पुनर्वास के दर्द में उनकी खोई हुई पहचान, उनके जीवन के सुनीपन एवं सन्नाटे को भी उभारा है। भाषा शैली पर ध्यान देते हैं। अपना अपना कर्ज कहानी की भाषा शैली अध्ययन, संप्रेषणी एवं प्रभावोत्पादक है। लेखिका ने महावेदार भाषा से गागर में सागर भर दिया है। मूर्ति का नामकरण उसकी खामोशी, चुप्पी, अचलता, गंभीरता, परिवक्तता, दृढ़ता, किसी राजनदा की तरह साथ साथ चलते हुई उसके व्यक्तित्व की विभिन्न शिष्टताओं का प्रतीक है। वास्तव में पूरी कहानी में मूर्ति हाड़ मांस की औरत के रूप में सामने न आकर एक प्रतिनिधि के रूप में सामने आती है। उसकी रुको और बच्चे के प्रति कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण, उत्तरदायित्व की भावना दिखती है। इसलिए मूर्ति कभी चूल्हे की आग तो कभी कांसे की मूर्ति की भांति प्रतीत होती है। लक्षणा का प्रयोग गद्य भाषा में देखते ही बनता है। मूर्ति द्वारा राजबक्सी को रुको
और राजबक्सी को रुको और बच्चे के बारे में जानकारी देने की भाषा अत्यंत सागर भरती है। मूर्ति का यह वाक्य मुझे रुको जैसा मर्द चाहिए था पुरुष प्रधान समाज पर करारी व्यंग्योक्ति है। भावों और विचारों की सकुशलता को सकुशलता को व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति भी अब उतनी ही पैनी एवं धारदार है। लेकिन शीर्षक में कर्ज शब्द का व्याकरण एवं ध्वन्यार्थक प्रयोग किया है। यह कर्ज भावनात्मक संवेदनात्मक एवं मानसिक है और कहानी का शीर्षक सामान्य अर्थ से सभिप्रायता की यात्रा कर लेखिका के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। तो ये थी अपने अपना कर्ज। तो ये कहानियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो आप सारांश को समझिए और जिस तरह से प्रश्नों का उसके अनुचित आप उत्तर दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर टोबाटेक्सिंग और अपना अपना कर्ज कहानी यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको अच्छा लगता है या क्या लगता है। इस तरह से और 2 कहानियाँ MST 12 की रह जाती है, जवाबी कार्ड और 5 पत्र। तो इसे भी मैं बहुत ही जल्दी पेश कर रही हूँ। तो धन्यवाद, नमस्ते।